नमस्कार, गुड इवनिंग। आज ग्रेड सेकंड का पेपर हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग का। हम कंप्लीटली एक डिस्कशन करेंगे। दो चार बातें जो मुझे लगता है कि आप में से हर एक बच्चा, गंभीर विद्यार्थी को इसको समझना चाहिए। ये संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर जिन बच्चों ने दिया है वो क्या सीखेंगे, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चे ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप आरपीएससी एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए लेटेस्ट पेपर है और ये पैटर्न लगभग आने वाले साल में लागू रहने वाला है जो अभी आपका पेपर आया है। तो इसकी इनसे इंसाइट लेनी है। पेपर आप लोग नॉर्मली आपके पास, सबके पास आ जाता है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, सब देख लेते हैं। लेकिन जब तक उस पेपर को अप्लाई नहीं करोगे तब तक कोई परिणाम जिंदगी में नहीं आने वाले। मैं अमूमन देखता हूं, आज मेरी कॉलेज में सेंटर था, मैं खुद भी वहां था, मैंने देखा इन चीजों को कि बच्चे बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं। आपके पास क्या कंटेंट है, उसको बेटर कैसे बनाया जाए, ये एक प्रकार से हर पेपर इंसाइट प्रदान करता है। पीवाईक्यू का रोल 3 साल वाले पेपर का रोल नहीं है, 5 साल पहले वाले पेपर का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना आज किस पेपर का है। करंट को समझिए। राजस्थान हिस्ट्री बहुत हार्ड आई है, तो हिस्ट्री का मतलब कंटेंट चेंज कर डालिए, आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। कला संस्कृति में कहां आपको लगता है कि आपके कंटेंट से प्रश्न नहीं आए, उसमें ऐड कीजिए। पॉलिटी में आपके सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉलिटी में नया मैटर ऐड कैसे करना है, पॉलिटी के प्रश्नों को समझना कैसे है। ज्योग्राफी का मैटर क्या जो आपके पास कंटेंट है वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब एक प्रकार से एक विजन बनाइए, यार मैं जो पढ़ के गया था वहां से प्रश्न आए कि नहीं आए, और यदि प्रश्न वहां से आए हैं तो मेरे समझने में कहां प्रॉब्लम हुई है। साइकोलॉजी का जो पेपर था 20% आपके ग्रेड सेकंड में आते हैं, बहुत स्टैंडर्ड का पेपर था, मतलब मैं मानूंगा कि बहुत मीडियम लेवल का पेपर। कुछ प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, कुछ नॉर्मल प्रश्न भी हैं, बट मैं मानता हूं कि इस पेपर में साइकोलॉजी जिस बच्चे ने 17-18% के आसपास किए वो लीड करेगा। और साइकोलॉजी ग्रेड फर्स्ट के जो लास्ट पेपर थे संस्कृत शिक्षा विभाग के, उनमें भी बहुत स्तरीय पूछी गई थी और यहां भी स्तरीय पूछी गई। और विशेष बात से मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा, साइकोलॉजी एक ऐसी आने लग गई है कि आप केवल एक टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, एक टॉपिक का प्रश्न का आंसर दूसरे टॉपिक में नहीं, तभी मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। और क्लासरूम से बहुत प्रश्न आते हैं। मैं क्लासरूम में कई बार डिस्कशन करता हूं, उसमें से बहुत प्रश्न पूछे गए। यदि आप किताब, आपको लगता है कि सर ये चीज मतलब एनालिटिकल साइकोलॉजी आ रही है, मतलब आपको को रिलेशनशिप स्थापित करना है टॉपिक का, अधिगम का विकास से, विकास का विप्रेरणा से, अभिप्रेरणा का व्यक्तित्व से, इस प्रकार से जो बच्चा कर पाएगा ना, वो बच्चा साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर पाएगा। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, बट इस सॉल्यूशन को इस रूप में लीजिएगा कि सर हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ हमें समझने की एबिलिटी डेवलप करनी है, पूरा का पूरा बताऊंगा। पहला प्रश्न आपके सामने साइकोलॉजी वाले प्रश्न में करवा रहा हूं। पहला प्रश्न आप देखिएगा, यह है, सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी व सनई है। बच्चों को पता है, क्लास में जो लास्ट अभी व्यक्तित्व टॉपिक चल रहा था जयपुर बैच में, और मैंने इस पर बहुत लंबा डिस्कशन किया था और सेम वर्ड समझाए थे, मिलनसार, बहिर्मुखी और सनई। किताब में भी अपने 1% डाल रखा है मैंने, 170 के पेज पे एज इट इज यही डाल रखा है, मिलनसार, बहिर्मुखी, सनई। देखो, एक्टोमार्फिक जो होते हैं वो तो होते हैं दुबले पतले निराशावादी, ये तो चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मेसोमार्फिक होते हैं बीच के, जिनमें आक्रामक स्वभाव होता है, जो आक्रामक होगा वो मिलनसार नहीं होगा। एंडोमार्फिक जो गोल मटोल होते हैं वो इंट्रो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, सनई भी होते हैं, मिलनसार भी होते हैं। एजिटीज ये सेम विशेषताएं ग्रीष्मर में आती हैं और एजिटीज सेम विशेषताएं ये सेल्डन में आती हैं, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, एंडोमार्फिक। किसके अनुसार पूछ रहा है, सेल्डन के अकॉर्डिंग। तो ये डाल रखा है किताब में 170 के पेज पे, आप देख सकते हैं, और वैसे भी क्लास में बहुत डिस्कशन किया है। ये प्रश्न संभवतः किसी बच्चे का गलत नहीं होगा, और यदि गलत है इसका मतलब तुम साइकोलॉजी बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे हो। 82 का प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा अब इस प्रश्न को। दिख रहा होगा शायद मेरे अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन अनुकूलन की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू पियाजे एसिमिलेशन इज ए सब प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, एकदम सही है। अनुकूलन एक जन्मजात प्रक्रिया है जिसके सहारे अपन दो प्रक्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी, एक एसिमिलेशन और एक एकोमोडेशन। तो ये दो उप प्रक्रियाएं उसके पार्ट हैं, ये मैंने डाल भी रखा और आप सबको पता है। एसिमिलेशन क्या होता है मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता कंजर्वेशन कहलाती है। द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग ऑब्जेक्टिवली एंड रियलिस्टिकली इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आपने सबने पढ़ा है, और किताब में भी मैंने एक विशेषता डाल रखी है, वातावरण में स्थित परिवर्तन और स्थिरता को समझने की योग्यता कंजर्वेशन कहलाती है। पानी को बर्फ में बदल देने पर बर्फ वापस पानी बदल जाएगा, ये परिवर्तन जो है इसको समझने की। और जहां परिवर्तन होता है वहां ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती, कॉमन सेंस की बात।
चीजें मतलब समझोगे नहीं, साइकोलॉजी में कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला, रटने से मनोविज्ञान नहीं आएगा। परिवर्तन वर्ड आता है कंजर्वेशन में, इसका मतलब कंजर्वेशन नहीं हो सकता। अब समझना था चीजों को, ये विशेषता लिखी हुई है तो ये नहीं होगा। व्यवहार के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम्स कहते हैं। ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स दैट कैन बी इजीली रिपीटेड आर कॉल्ड स्कीम्स। वो व्यवहार जो प्रतिदिन आप दोहराते हो, संगठित व्यवहार, कपड़े पहनना, नहाना, ठीक है, जो डेली रूटीन के कार्य हैं वो सब स्कीम्स कहलाते हैं। तो ये स्कीम्स भी क्या है, सही है। तो गलत क्या है, बी। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए और सी, दूसरा ऑप्शन। अच्छे लेवल का पर्सन, मतलब जो समझेगा साइकोलॉजी को वो बहुत अच्छा करेगा, वरना नहीं पल्ले पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पर्सन अप्लाई करने हैं आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, ये किताब में पेज नंबर 120 पे, इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि धीरे सर की किताब पढ़ रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई प्रचार नहीं कर रहा मैं कि आप बोलो सर पेज नंबर क्यों बता रहे हो, इसलिए कि विश्वास रहे कि सर हाँ समझना तो देखो पड़ेगा। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पॉजिटिव, देखो भाषा समझिएगा, पर्सन एज इट इज, भाषा सेम कभी नहीं मिलेगी, साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीखने के पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा। चर्चा का उपयोग, यूज ऑफ डिस्कशन। मैंने क्लास में आपके साथ कोई चर्चा की और उस चर्चा को आप कहीं दूसरी जगह सीखने में प्रयोग कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव है, तो यूज ऑफ डिस्कशन होगा। सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं। हम अधिगम स्थानांतरण में भूमिका में पढ़ते हैं और मैंने पढ़ाया भी है, और आप नॉर्मली भी पढ़ोगे तो आपको पता है। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण में क्या निकालते हैं अपन, सामान्य सिद्धांत, और सामान्यीकरण और सामान्य सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में पॉजिटिवली योगदान देते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, सकारात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक प्रकार है अनुक्रमिक, और वहां मैंने एक लाइन हमेशा समझाता हूं, आपको भी दिमाग में समझना है। अनुक्रमिक मतलब सिक्वेंशियल, कि बच्चा सबसे पहले गिनती सीखता है, गिनती के बाद प्लस सीखता है, प्लस के बाद माइनस सीखता है, माइनस के बाद गुणा, फिर भाग, ये सिक्वेंशियल है। तो ये सिक्वेंशियल हमेशा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या देता है, योगदान देता है, यानी अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, ये भी आपके योगदान देगा। चौथा है मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव प्रदान करना। मौलिक कार्य चलो पॉजिटिव है, लेकिन एक एक वर्ड को समझिएगा, सीमित अनुभव, ट्रांस ऑफ लर्निंग में हमेशा हमें अनुभव देने चाहिए व्यापक। एक बिंदु लिखा हुआ है मेरा किताब में भी और क्लास में भी बताता हूं, बच्चे के जीवन से जोड़ के पढ़ाओ, विविध अनुभव प्रदान करो। जितनी विविधता होगी, व्यापकता होगी, उतना ट्रांस ऑफ लर्निंग ज्यादा होगा, इसलिए सीमित अनुभव कभी नहीं हो सकता। एक एक वर्ड को पकड़िए। एकल प्रकार के उदाहरण दे, नहीं, एकल एक ही प्रकार के उदाहरण दोगे तो बच्चा ट्रांस ऑफ लर्निंग नहीं कर पाएगा। बहुल विविध उदाहरण दो, तो ये भी क्या है, गलत है। तो बहुत अच्छा पर्सन है, जो थोड़ा सा कोरिलेवेंट करेगा वो समझ जाएगा। इसमें से दो विशेषताएं जिस किताब में दे रखी हैं, एक आपको चर्चा का उपयोग ये पॉजिटिवली दिमाग में सोचना था। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या है इसमें सही हैं, और डी और ई क्या है यहां पे गलत है। 144 के पेज पे मैंने वर्णन कर रखा है। समझना, थोड़ा सा चीजों को समझना शुरू कर दो, पेपर का लेवल बहुत अच्छा लग गया है। आप कह रहे हो कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूं कंपटीशन आसान है। संस्कृत शिक्षा विभाग में आज बहुत ज्यादा अपसेंट थे लोग। मुझे लगता है कि जो बच्चा सीरियसली ढंग से चीजों को कवर कर रहा है ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा। और यही मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो आगे पोस्टें आ रही हैं उनमें होगा। सिस्टमेटिक करो, थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ने में। कोचिंग वोचिंग में कुछ नहीं रखा, सही बात तो, ईमानदारी की बात तो ये है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, बट ये मैं नया नहीं होगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे नया नहीं है। ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार, नॉर्मली कोई रेफरेंस किताब में इसका जिक्र नहीं है साइकोलॉजी की, कि ब्रुक्स और ब्रुक्स ने भी निर्मितवाद उपागम में क्या भूमिका बताई है। ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिव टीचर का लक्षण सिम्टम्स नहीं है। विद्यार्थियों को ऐसे अनुभव में संलग्न करे जो विरोधाभास दर्शाते हैं। अब देखो, निर्मितवाद जिसका समझ में आया हुआ ना, वो बच्चा इसमें गलत करेगा नहीं। निर्मितवाद क्या है, जहां बच्चा ज्ञान की रचना करेगा, और ज्ञान की रचना करेगा तो टीचर दो ऐसे विरोधी तथ्य उपस्थित कर दे जिससे बच्चा उन दोनों में कंपेयर करेगा और कंपेयर करके एक नया अर्थ निकालेगा। तो विरोधाभासी तथ्य ज्ञान का निर्माण करने में योगदान देते हैं, इसलिए एज ए टीचर आप ऐसा करोगे। ठीक है। शिक्षार्थियों की स्वायत्ता, स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना एकदम सही है। निर्मितवाद में बच्चा स्वयं चीजें करके सीखे, एज ए टीचर का टीचर केवल फैसिलिटेटर रहेगा, तो ये भी सही है। बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की पूछताछ को प्रोत्साहित करे। देखो, समझ बनानी है। हम क्रिएटिविटी पढ़ते हैं, सृजनात्मकता के विकास के उपाय पढ़ते हैं, और मैंने 3-4 बार क्लास में इस बात का डिस्कशन किया जब प्रश्नावली विधि को पढ़ाया, कि बंद प्रश्नावली और मुक्त प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली का मतलब होता है, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि धीर सिंह सर
और एक दूसरे सर का नाम दे दूं, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, हाँ ना में जवाब दो। हाँ ना में जवाब देना होता है, होते हैं बंद प्रश्न। खुले प्रश्न होते हैं कि बताइए कि इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय नहीं बनते, उस समय वो वित्त मंत्री नहीं बनते आर्थिक, तो क्या भारत में इतने आर्थिक डेवलपमेंट होते। अब ऐसे प्रश्न खुले प्रश्न होते हैं, आप अपनी राय दे सकते हो खुल के। ये क्रिएटिविटी को, रचनावाद को बढ़ावा देता है। तो खुले प्रश्न निर्मितवाद को बढ़ावा देंगे, रचनावाद को, सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे, लेकिन बंद प्रश्न कभी बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ये एकदम गलत है। अब देखो, टॉपिक रिलेवेंट करने की योग्यता जिस बच्चे में वो तो कर देगा, और जिस बच्चे को बंद प्रश्न क्या होते हैं ये पढ़ा ही नहीं है उसने। खुले और बंद मैंने कई बार क्लास में डिस्कशन किया, और ये आपने भी पढ़ा होगा, खुले प्रश्न क्या होते हैं, बंद क्या होते हैं। बंद क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं दे सकते। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करना, यानी बच्चे को स्किल्स के लिए मौका करना है, प्रयोग खुद करके सीखेगा, ये भी है। एक बिंदु और आता है इसमें, ये नया बिंदु थोड़ा सा, बट जिसने निर्मितवाद को पढ़ा वो आराम से कर देगा। ब्रुक्स एंड ब्रुक्स ने एक चीज पे और बल दिया है, मैं लिख भी लेना, क्लास में लिखा दूंगा। अनुक्रमिक निपुणता पे भी इसने बल दिया है। तो अब अपने सामने एक इंसाइट आई है कि यार ब्रुक्स एंड ब्रुक्स भी प्रश्न पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। तो चीजें इस प्रकार से इन्वॉल्व करनी है कि यार क्या नई चीज आ रही है, कैसे चीजों को बढ़ाना है। तो ये तीन जो दो विशेषताएं तो एजीटीज किताब में डाल रखी हैं फर्स्ट, और ये थर्ड वाली जो है वो अपने क्रिएटिविटी से जोड़ के प्रश्नावली विधि में लिख रखा है कि रचनावाद को मुक्त प्रश्नावली जो है वो बढ़ावा देती है। क्रिएटिविटी वाले में मैंने जिक्र कर रखा, तो जिसने सृजनात्मक बालक पूरा पढ़ा है वो आराम से इस प्रश्न को पढ़ जाएगा कि यार ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, बंद प्रश्न वाला। देखो, कोरिलेवेंट से पेपर सही होगा, जो हर टॉपिक को जोड़ोगे ना आप तब जाके प्रश्न सही होंगे। ऐसे नहीं है कि आप सीधे एक टॉपिक को पढ़ के चले गए और उससे प्रश्न नहीं होगा। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको समझना है। कौन सा उपलब्धि अचीवमेंट मोटिवेशन का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा बताया गया। अब आप कहोगे सर अचीवमेंट मोटिवेशन पे डेविड आसुबेल ने तो कोई काम ही नहीं किया। डेविड आसुबेल ने उपलब्धि विप्रेरणा का कहीं कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, कोई मॉडल नहीं दिया इसने। लेकिन डेविड आसुबेल ने, हमने अधिगम में पढ़ा है, अधिगम के प्रकार बताए और वहां पर इन्होंने इसकी चर्चा की है। डेविड आसुबेल को जिसने अधिगम में पढ़ा है वो मोटिवेशन का उत्तर कर पाएगा। जो मैं समझ रहा हूं, आपको मतलब कहना चाह रहा हूं, चीजों को रिलेवेंट करो। डेविड आसुबेल ने कोग्निटिव अर्ज क्या होता है, मतलब सीखने की तत्परता, नई चीजें सीखने की तत्परता, इसको कॉग्निटिव अर्ज बोला है। और अचीवमेंट मोटिवेशन वाला बच्चा हमेशा सीखने की तत्परता दिखाता है, निरंतरता दिखाता है। ठीक है, तो ये सही है। आत्म संवर्धन, ठीक है, सेल्फ इनहेंसमेंट का मतलब क्या होता है, जो बच्चा आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कार्य करता है उसको बोलते हैं आत्म संवर्धन। तो आत्म संवर्धन भी अचीवमेंट मोटिवेशन से बच्चों की विशेषता होती है। रिलेशनशिप संबंधन और प्यार और अपनापन, यहां कंफ्यूजन होगा, बाकी इन दोनों में तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर संबंधन और प्यार और अपनापन, देखो डेविड आसुबेल का जो सिद्धांत है अधिगम में मैंने डाल रखा है, और ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप पूरी किताब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। पेज नंबर 152 पे मैंने सेकंड ग्रेड वाली किताब में, और समझ कोई भी हो उसमें देखना, 152 के पेज पे मैंने डाल रखा है डेविड आसुबेल ने कुछ चीजों को बहुत महत्वपूर्ण माना, और उसमें लिख रखा है संबंधन अभिप्रेरण। संबंधन वहां आपका पढ़ा हुआ अधिगम में, तो यहाँ आपको डाउट ही नहीं होगा कि संबंधन को तो इसने माना है, रिलेशनशिप को माना है। ये दोनों तो डायरेक्ट दिख रहे हैं, कॉग्निटिव अर्ज और आत्मसंवर्धन, मतलब प्यार और अपनापन की कहीं भी डेविड आसुबेल ने चर्चा नहीं की। तो अधिगम और मोटिवेशन को जिसने जोड़ दिया ना टॉपिक को, वो इस प्रश्न का आंसर कर देगा। प्यार और अपनापन एक प्रकार से सामाजिक आवश्यकता है, ना कि उपलब्धि में शामिल है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों आवश्यकताएं, तीनों घटक डेविड आसुबेल ने बताए हैं। थोड़ा सा रिलेवेंस जिस बच्चे में है, ताकत, वो बच्चा अच्छा करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न अच्छा। ये डाल रखा है मैंने 152 के पेज पे है संबंधन वाला, और वैसे अचीवमेंट मोटिवेशन की विशेषताओं में ये प्रश्न देखिएगा, मैंने क्लास में भी कई बार चर्चा की है कि क्रिएटिव बच्चे पे सेकंड ग्रेड में प्रश्न जरूर आएगा। सेकंड ग्रेड का एक फिक्स पैटर्न है, प्रश्न वहीं से आए जहां से आते हैं, बट लेवल थोड़ा अच्छा दिया है। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के वर्बल, अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे कि अशाब्दिक है, शाब्दिक है, उप परीक्षण में कौन सा परीक्षण शामिल है। नवीन संबंध, न्यू रिलेशनशिप टेस्ट होता है। 4 टेस्ट बताएं इसने शाब्दिक में, 3 अशाब्दिक में बताएं, 4 शाब्दिक बताएं। बाकर मेहंदी, टोरेंस और बी के पासी, इन तीनों का मैंने बहुत बार जिक्र किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अपने टेस्टों में 3 बार इस प्रश्न को डाला है, 3 बार इस प्रश्न को डाला हुआ है टेस्टों में। रेखाकृति पूर्ति परीक्षण, ये तो अशाब्दिक वैसे ही हो गया। परिणाम परीक्षण, ये भी है उसमें।
अनयूजुअल अप्रचलित उपयोग परीक्षण ये भी डाल रखा, और चौथा उसने डाला था उत्पाद परीक्षण। ये चार जो हैं वो उसके शाब्दिक परीक्षण है, उत्पाद परीक्षण। तो यहां कौन सा गलत है? बी गलत है, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण, ये गलत डाल रखा है। आप देख लीजिएगा, मैंने चारों टेस्टों का जिक्र कर रखा है, इससे आइडिया लगता है कि अपने को डीपली पढ़ना पड़ेगा पेपर। पेज नंबर 270 के ऊपर ये चारों टेस्टों के नाम डाल रखे हैं, बट रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण कहीं नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी, एस सी डी, एस सी डी, ये 2 नंबर। अच्छा पेपर है, सच में अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवर्ती का घटक नहीं है? जो लास्ट में मेगा टेस्ट लिया था उसमें भी ये प्रश्न डाला था मैंने। मोटिवेशन, एटीट्यूड का घटक नहीं है। एटीट्यूड के 3 घटक होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्ट, व्यवहारात्मक, बिहेवियर, ठीक है। भावनात्मक घटक मुख्य रूप से होता है कोग्निटिव, जिसमें अपन चीजों को समझते हैं। मैंने एग्जांपल देके भी क्लास में समझाया था कि आप लोइन को देखकर कहते हो कि कितना खतरनाक है, संज्ञानात्मक घटक है। भावात्मक घटक होता है कि लोइन को देखकर तुम कहते हो कि डर लगता है, भाग जाओ, मतलब भय पैदा होता है, तो भावनात्मक घटक है। और तीसरा होता है व्यवहारात्मक घटक, जब तुम लोइन को तुमने जान लिया, भय उत्पन्न हो गया, तो तुम क्रिया करोगे, भाग लोगे, ये व्यवहारात्मक घटक है। लंबात्मक घटक कहीं भी नहीं होता। तीसरा ऑप्शन गलत है, एग्जाम्पल देके भी समझाया हुआ है मेरा, तो सी गलत है। ये पेज नंबर 279 पे है। कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, देखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं से 3 प्रश्न आए। रीट वाले बच्चे भी स्पेशलिस्ट टेस्ट को देखे ना, इस पेपर को देखना, उनके काम की चीजें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। व्यापक रुचि क्षेत्र होता है लेकिन सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, ये गलत हो गया। प्रतिभाशाली बालक, जहां वर्णन मैंने कर रखा है, वहां एक प्रश्न मैंने डाल रखा है कि प्रतिभाशाली बालक विविध और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और उनका रुचियों का क्षेत्र विविध होता है। ये प्रश्न एज इट इज अपनी किताब में भी उल्लेख कर रखा है, पेज नंबर 244 पे देख लेना, पहले में आंसर मिल जाएगा आपको। जागरूक होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अवलोकन करने वाले होते हैं, शीघ्र उत्तर देते हैं, तेज गति से सीखते हैं, कठिन मानसिक, जितनी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो कर लेते हैं। तो पॉजिटिव सा आंसर था, बिना पढ़े जाएगा वो भी कर देगा। इसका एक गलत है, क्योंकि इनकी विविध प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो ये गलत है। जब कोई बालक अपनी लापरवाही, अच्छा प्रश्न है, बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है, वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार का समायोजन तंत्र। हम अपनी कमी को जब दूसरों पे डाल देते हैं, तो स्पेशली ये जो युक्ति होती है, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, ठीक है। लेकिन यहां ऑप्शन में प्रक्षेपण कहीं है ही नहीं, प्रक्षेपण कहीं नहीं है। तो आपको देखना है कि मैंने प्रधान युक्ति में होती है युक्तिकरण और गौण युक्ति में होती है प्रक्षेपण, दोनों एक जैसी हैं। लेकिन जब तार्किक बहाना बनाते हैं तो युक्तिकरण होती है, और जब किसी भी डालते हैं तो प्रक्षेपण होती है। लेकिन यदि प्रक्षेपण ना हो तो वहां युक्तिकरण हमेशा सही होगा, याद रखना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? औचित्य स्थापना, रेशनलाइजेशन, क्योंकि यहां अपनी कमी को दूसरों पे डाल रहे हैं, ठीक है। यदि यहां ऑप्शन में प्रक्षेपण होता तो आपको 100% प्रक्षेपण करना था, बट आप इस आधार पे ही नहीं कर सकते कि सर इस पे रेट लगा दें, नहीं, क्योंकि युक्तिकरण प्रक्षेपण जो होता है वो औचित्य स्थापन की एक पार्ट होता है, औचित्य स्थापन का ही पार्ट है। इसलिए यहां आंसर क्या हो जाएगा? रेशनलाइजेशन, बाकी तो हो ही नहीं सकते। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत होता है? अब आप कहोगे कि सर शिक्षा मनोविज्ञान में समाज क्षेत्र कौन सा होता है, हमें तो ये नहीं पता, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान समाज क्षेत्र में कौन सा होता है तो हमें नहीं पता। तो देखो ये औचित्य स्थापन वाला 198 पेज पे डाल रखा है, ये कौन क्षेत्र होता है, इसमें देखना आप। अब मैंने आपको एक बात बोली कि चीजों को रिलेवेंट करो। बाल विकास पढ़ते हैं और बाल विकास में सामाजिक विकास पढ़ते हैं। सामाजिक विकास में मैंने बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, मतलब शैशव अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था के कुछ व्यवहार डाल रखे हैं। उनमें तीन तीन जगह डाल रखा है। खेलता है बच्चा सामाजिक व्यवहार में, अनुकरण करता है बच्चा, प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में भाग लेता है, मतलब पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेता है। तीनों गतिविधियों का मैंने एक टेबल बना रखी है, उसमें जिक्र कर रखा है। लेकिन कहीं भी सामाजिक भाव में आत्म भाव नहीं आता। और ये वैसे भी नहीं पढ़ा होता तो भी कहते हैं सेल्फ स्टीम। आत्म भाव क्या है? जब हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम अपने बारे में ही एक विचार बना रहे हैं, ये आत्म भाव है। और सामाजिक जो होता है उसमें अपने बारे में नहीं बनाते, हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए सी जो है वो गलत है। ये सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन इसको बना दिया शिक्षा मनोविज्ञान वाले टॉपिक से जोड़ के। तो ये एग्जामिनर की कलाकारी है, देख लो आप। ये सामाजिक विकास में मैंने डाल रखा है पेज नंबर 75 पे। एक नियम जो इस बात पे बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर पुनर्बलन प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
परबलन रिइंफोर्समेंट प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ हो जाता है, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर परबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर हो जाते हैं। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट आ जाओ प्रभाव के नियम पे। कई बार एग्जाम्पल दिया क्लास में, एक छोटा सा बच्चा है और हमने उसको कहा कि बेटा जा दुकान से टॉफी लेके आ, बच्चों को याद आ रहा होगा, और बच्चा दौड़ के गया और टॉफी लेके आया, मतलब कोई सामान मंगाया अपन ने, और वो 10 रुपए दिए और सामान लेके आया। 10 रुपए में से 8 रुपए का सामान ला के दिया और उस 2 रुपए बच गए। हमने कहा कि बेटा ये 2 रुपए तू रख ले, टॉफी खा लेना। जब भी वो बच्चा आपको देखेगा वो तुरंत कहेगा सर अंकल कोई काम करना है क्या? मतलब उसके लिए उसको पुनर्बलन मिला। पुनर्बलन मिला तो उसकी क्रिया करने की शक्ति बढ़ जाएगी। आप किसी बच्चे को बुलाते, क्रिया करने के बाद उसे कहते क्या सामान लेके आया, तेरे को सामान लाना नहीं सिखाया, 2 थप्पड़ मारते, वो जिंदगी में दोबारा वो काम नहीं करेगा। यानी कोई भी क्रिया करने के बाद यदि परिणाम अच्छा आता है, पूर्ण बल अच्छा मिलता है, तो उस क्रिया को करना सीख जाते हैं। ये कौन सा नियम होता है? प्रभाव का नियम होता है। थॉर्नडाइक ने बताया है, तो ये सबको पता है। पेज नंबर 105 पे एजीटीज एग्जाम्पल से डाल रखा है। कुछ चीजें इजी आई हैं। 92 का प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। बाल अपराधी बच्चा केवल सेकंड ग्रेड में आता है। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाना और मजाक उड़ाने के कर्तव्य में भी शामिल होता है। उसके कर्तव्य को किस प्रकार के अपराधी कर्तव्य के अंतर्गत? ये तीनों विशेषताएं लिख रखी है मैंने किताब में। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, धमकाना, मजाक उड़ाना। भागने की प्रवृत्ति तो होती नहीं है, भाग जाएगा तो ये करेगा नहीं। एग्रेसिव प्रवृत्ति है, एग्रेसिव टेंडेंसी है, और आक्रामक व्यवहार बाल अपराधी बालक का पहली विशेषता है। बस इस प्रश्न को घुमा दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये सब उसके करते हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये कॉमन सेंस की बात थी, एग्रेसिव में आएंगे। ये एज इट इज, ये भाषा भी मैंने लिख रखी है, 253 और 254 के पेज पे ये लिख रखा है, एज इट इज ये सेम, तो एग्रेसिव हो जाएगा ये। बट ये इजी प्रश्न था, मुझे नहीं लगता कोई बच्चे का प्रश्न गलत हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये समझने वाला प्रश्न है 93 वाला। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? भावनात्मकता मतलब इमोशनली आपके इमोशंस कब बढ़ते हैं, आपके संवेगों में वृद्धि कब होती है, ठीक है ना, उस चीज को आपको समझना है। मित्र और परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट किशोर अवस्था की अपेक्षा और समस्या में हम पढ़ते हैं कि उसमें द्वंद्व चलता है परिवार के साथ। परिवार उसके साथ ये कहता है कि तुम्हें ऐसा करना है, वो चाहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, तो खुद की पहचान के संबंध में उसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और कॉन्फ्लिक्ट चलने से उसके संवेग अस्थिर होते हैं। ये सही है। सामाजिक अपेक्षाएं, समाज उससे अपेक्षा करता है कि समाज के नियमों का पालन करो, लेकिन जब समाज के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो समाज के प्रति विरोधी भाव भी अपनाता है, समाज विरोधी भाव, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं, समाज सेवा का भाव भी और समाज विरोधी भाव भी है। तो सामाजिक अपेक्षाएं उसके ऊपर दबाव बढ़ाती हैं, उसके इमोशंस बढ़ते हैं, एकदम सही है, ये विशेष समस्याओं में लिख रखा है। समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, तीसरा क्या आएगा? सी। बचे 93 में 93 बता रहे हैं, वेरी गुड। देखो किशोर अवस्था की जब विशेषता अपन पढ़ते हैं तो वहां पे अपन ये लिखते हैं कि किशोर अवस्था का जो बच्चा होता है वो समलिंगी और विषमलिंगी दोनों प्रेम करता है। तो समलिंगी में भी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। विषमलिंगी में वैसे है, तो ना तो समलिंगी के साथ प्रॉब्लम है ना विषमलिंगी के साथ प्रॉब्लम है। ये तो कहीं समायोजन उसका परिवार के साथ आता है, बाकी और कहीं समायोजन की समस्या उसको सामना नहीं करनी पड़ती। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। व्यावसायिक समस्याएं उसको सामना करना पड़ता है, उसको चिंता रहती है, उसके संवेग अस्थिर होते हैं, तो तीसरा है। ये तो मेरे अकॉर्डिंग सब बच्चों ने कर दिया होगा। 93 वाला प्रश्न सही है। ये पेज नंबर 51 और 53 पे डाल रखा है। अगला प्रश्न 94% मिलान वाला है, और ऐसे प्रश्न बच्चों के गलत नहीं होते हैं। बुद्धिश है। द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। सोपानिक सिद्धांत पदानुक्रमिक सोपानिक जिसको बोलते हैं, वर्णन और उसने सिल्बर्ट ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्धि प्रतिमान दिया है इसने गार्डनर ने, ठीक है। तो ये चारों हो जाएंगे, ऑप्शन मिला दो। थॉर्नडाइक बहुकारक में, वर्णन सोपानिक मॉडल में, द्विकारक स्पीयरमैन जीओरेस, और गिलफोर्ड जो है बुद्धि का प्रतिमान स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। एज इट सेम लैंग्वेज डाल रखी किताब में, तो ये तो आप मिलान कर लोगे। एक में फोर्थ और दो में बी में सेकंड, हाँ तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड में थॉर्नडाइक, थर्ड में थॉर्नडाइक थोड़ी आएगा। बहुकारक में आ जाएगा आपका थॉर्नडाइक। एक नंबर ऑप्शन कौन सा है इसमें? ये होगा शायद, ये हाँ ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर है ना। मिलान कर लेना इसके अकॉर्डिंग आप, जो मैंने बताया। ये बुद्धि वाले टॉपिक में डाल रखे हैं चारों सिद्धांत। 95
ये भी मिलान वाला है, इसमें मुझे लगता नहीं कोई बच्चा गलत होगा। 16 व्यक्तित्व कारक, 16 पीएफ किसने दिया है? केटल ने दिया है। ये केटल हो गया। प्रासंगिक अंतर्बोध टीएटी जो है वो दिया है, मॉर्गन मूरे ने दिया है। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने दिया है। मिनीसोटा मल्टी व्यक्तित्व सूची ये दिया है आपके जे मैकिनेले और एस आर हैथवे ने। ठीक है, तो ये सभी मिलान कर लीजिएगा। 16 व्यक्तित्व कारक में केटल, एक में 2, बी में बी में बी में 4, बी में 4, ठीक है। सी में ये 2 नंबर वाला हो जाएगा, ये कर देना। ये भी व्यक्तित्व में डाल रखे हैं चारों एज इट इज। 190 के पेज पे होंगे शायद। हाँ, 187, 188 और 190 के पेज पे डाल रखे हैं तीनों। ये प्रश्न पहले भी आया था, दूसरी बार रिपीट है ये प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। पहले भी प्रश्न आ चुका है लाइब्रेरी के अंतर्गत। ये मैकडूगल का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? मैकडूगल का स्टेटमेंट है। तो ये 2 बार आ चुका है, किताब में डाल रखा है। पेज नंबर 281 पे एज इट इज डाल रखा है। अगला प्रश्न है, कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात में प्यास होता है, भूख होता है, लैंगिक, लैंगिक समझ रहे हैं, भाषा चेंज कर देता है, लैंगिक मतलब काम। ठीक है, तो काम सेक्सुअल ड्राइव होता है। आक्रामक जो होता है वो क्या होता है? अर्जित में होता है। तो डोलार्ड मिलर ने बताया। तो डी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। ये भी हर किताब में मिल जाएगा, खैर 161 के पेज पे है। तो इजी प्रश्न है ये, बहुत इजी प्रश्न है। कुछ प्रश्न बहुत इजी आ गए। थ्रस्टन, बुद्धि में से दूसरा प्रश्न आया है। थ्रस्टन ने प्राइमरी मानसिक योग्यताएं सिद्धांत दिया था 1938 में, और इसमें इसने 13 समूह बताए थे, जिसमें से 7 प्रधान बताए थे। 7 में शाब्दिक अर्थ योग्यता, शब्द वाक्य योग्यता, स्थानिक योग्यता, आंकिक न्यूमेरिकल जिसको आप गणितीय योग्यता बोलते हो, मेमोरी योग्यता, परसेप्शन योग्यता। ठीक है, ये 7 योग्यता इसने बताई थी। तो मेमोरी इसने बताई है, गणितीय आंकिक न्यूमेरिकल हो गई, आगमन तार्किक भी बताई इसने, लॉजिक शाब्दिक हो गई। व्यवहारिक बुद्धि जो बताई ना वो स्टर्नबर्ग ने बताई। किसने बताई है व्यवहारिक बुद्धि? स्टर्नबर्ग ने। तो व्यवहारिक बुद्धि का उल्लेख कहीं भी थ्रस्टन द्वारा नहीं किया गया। व्यवहारिक बुद्धि का उल्लेख थ्रस्टन ने कहीं भी नहीं किया है, तो ये क्या है? गलत है। तो व्यवहारिक स्टर्नबर्ग ने उल्लेख किया था। ये डाल रखिए सभी के सभी 224 के पेज पे, 224। ये देख लीजिएगा, सेकंड ग्रेड वाली किताब। 99 का प्रश्न देखिएगा। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं कि विद्यार्थी 6 से 12 वर्ष की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण को ले जाने के लिए? बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न है, इजी बना दिया इस प्रश्न को, भाषा बड़ी बना दी, लेकिन यहां इतना डालते आपको बाकी दिमाग ही नहीं लगाना था। 6 से 12 वर्ष में क्या करेंगे? तो 6 से 12 वर्ष का बच्चे का जो अवस्था होती है वो कौन सी है? वो परिश्रम बनाम हीनता है। और वहां कौन सा मनोसामाजिक मूल्य विकसित होता है? सामर्थ्य, मनोसामाजिक कॉम्पिटेंसी। तो वो आपको दिमाग नहीं लगाना बाकी चीजों के ऊपर, तो डायरेक्ट क्या कर दोगे? परिश्रमी, उद्योगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो एज इट इज डाल रखा है सामर्थ्य वाला, पेज नंबर 31 पे, 31 के पेज पे है अपनी किताब में। अंतिम प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, प्रकृति और उपयोगिता, इन 3 पे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जब पढ़ें तो इस प्रकार से माइंड में बैठ लें कि यार इन 3 बिंदुओं को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, बाकी को छोड़ भी दो, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड वाली किताब में भी ये, फर्स्ट ग्रेड वाली सब में डाल रखा है, तो सेम टॉपिक है। समूह ग्रुप डायनेमिक्स को समझने में सहायक, अलग से नोट डाल के मैंने किताब में डाल रखा है। ग्रुप डायनेमिक्स को समझने में उपयोगी है। समूह गत्यात्मकता को, कि कोई भी समूह हो उसकी संरचना को पाठ्यक्रम निर्माण में ये भी एज इट इज डाल रखा है। कक्षा में प्रभावी शैक्षिक वातावरण निर्माण करने में भी सेम लैंग्वेज डाल रखी है। विज्ञान की तरह अपने नियम और सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में हमने शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति में लिख रखा है कि विज्ञान की तरह कभी प्योर साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये अप्लाइड साइंस है, इसलिए विषयनिष्ठ तरीके से विज्ञान की तरह नहीं कर सकते इसको प्रयोग। तो 4 नंबर गलत हो गया। ये तीनों इसकी उपयोगिता में शामिल हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 19 नंबर के पेज पे एज इट इज डाल रखा है, देख लीजिएगा। ये टोटल 20% थे साइकोलॉजी के। मुझे लगता है कि आपकी जिन्होंने विश्वास रखा है मेरे पे, वो 20 में से 20 करके आए होंगे, ये विश्वास रखता हूँ। कोई सवाल हो तो बताएं। हाँ सही है। कौन सा बता रहा है बेटा? 85 का कौन सा? चारों सही बता रहा है। 85 में, 85, 85 में प्यार और अपनापन जरूरी नहीं है, मतलब इसने डेविड आसुबेल ने नहीं बताया।
आप मानने को 4 से, डेविड आसुबेल ने प्यार और अपनेपन का जिक्र नहीं किया है, इसलिए नहीं होगा। 16 20 18 20 राइट, बहुत बढ़िया। 18 17 क्वेश्चन सही है, मैंने भी दिया था सर आज का पेपर, बहुत बढ़िया। 17 डन। देखो जिस बच्चे के 17 18 के आसपास आ रहा है ना, वो उसकी साइकोलॉजी ठीक है ना, उसने समझा है। और जिसके 15 से कम आ रहे हैं, उसको मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और जो मैंने आपको बताया ना, एनालिटिकली किया करो थोड़ा सा, क्लासरूम में मैं यही बात बोलता हूँ, रिलेवेंट करो टॉपिक्स को, फिर ज़्यादा समझ में आएगी साइकोलॉजी। है बहुत आसान, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को देखो कि अपन अपने पैटर्न में कैसे सुधार करें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। और कोई विशेष बात बताएं? 19 सही है, पर इंडियन जीके नहीं है। देखो इंडियन जीके में मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडियन जीके बहुत अच्छे लेवल का आ रहा है, अब इतिहास के प्रश्न बहुत अच्छे आए हैं, तो वहाँ इंप्रूवमेंट करो। मार्केट की गाइडें फेल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, अपने पर विश्वास करें। आप कोई भी पब्लिकेशन किताब ले लो, सबकी अपनी कमियां हैं, हमारी वाली में भी कमियां हो सकती हैं, दूसरे वाली कमियां हो सकती हैं। सबसे बेस्ट स्टूडेंट वो होता है जो उन कमियों पे किसी के थोपने की बजाय, उसका जो कंटेंट है उस कंटेंट को और बेहतरीन बनाने के लिए खुद प्रयास करता है। आप किसी के भरोसे मत रहो कि धीर सिंह सर आप जारी कर दो, वो जारी कर दें। सब देखो, अपनी अपनी माया है सबकी, सब देखो पैसे कमाने का सोर्स। आपको बताऊं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो मैं आपको फिर ईमानदारी से बात बोल रहा हूँ, 2025 आ रहा है 2 दिन बाद में। इस नए वर्ष में इस रूप में अपने आप को लो, इस तरह हमें अपने लिए करना है। अपने आप पर विश्वास रखें, बाकी किसी पे विश्वास मत रखो। खुद से प्यार करो, खुद मेहनत करो, चीजों को जोड़ो, अपडेट करो, नोट्सों को बेहतरीन बनाओ। बाकी किताबें कंप्लीट है नहीं, मतलब मार्केट में चल रहा है, आज उसकी आ रही है, आज उसकी आ रही है, बट कंटेंट डालते नहीं है। महाराणा प्रताप पे आज इतने शानदार प्रश्न आए हैं, राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स हैं, हमारे पास एक किताब पढ़ी है, उसमें वो दोनों प्रश्न है। मेहनत नहीं कर रहे राइटर्स, प्रॉब्लम ये है। पैटर्न बेटा, जो ये पैटर्न है ना, इसको फॉलो करो आप। पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल की आ रही है, हिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल की आई है, तो इन दोनों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करो। कला संस्कृति ठीक ठाक आ रही है, ठीक है, ज्योग्राफी ठीक आ रही है, करंट में चीज़ें वही आ रही हैं। करंट का थोड़ा सा बस डीपली जरूर पूछ रहा है, बट आ तो वही रही हैं। स्कूल मैनेजमेंट की बुक हम जनवरी फर्स्ट वीक में निकाल देंगे, और बहुत अच्छी किताब है, स्कूल मैनेजमेंट की बुक निकाल देंगे। हिंदी टीचिंग मेथड की 2 या 3 दिन में आ जाएगी। एक हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, सिर्फ 5 साल के पेपर, अनावश्यक नहीं जैसे और किताबों में 20 15 15 साल के, 15 साल के प्रश्नों को वैल्यू नहीं है। सिर्फ 5 साल के प्रश्न, और हर प्रश्न की इतनी व्याख्या कि आपको हिस्ट्री किताब अलग से नहीं पढ़नी पड़े। हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव आ रही है, स्कूल मैनेजमेंट, हिंदी टीचिंग मेथड, गणित टीचिंग मेथड, एसएसटी टीचिंग मेथड, और ये कुछ बुक्स हैं जो आ जाएंगे शायद 8 10 दिन में। इन पे अच्छा वर्क किया हमने। ओके, थैंक यू।